और इसी के साथ में बड़ी खबर इस की, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ में खैरागढ़ में रैली भी करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के उम्मीदवार संतोष पांडे हैं, वहां से उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां फिलहाल कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में 400 पार का नारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। आज रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाले और गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है। कल की बात करें तो कल भी कन्याकुमारी में वो मौजूद रहे, रोड शो उनके द्वारा किया गया, जिसके बाद वो राजस्थान में पहुंचते हैं और राजस्थान में भी जनसभा को संबोधित करते हैं। बड़े स्तर पर उनके द्वारा तैयारियां की जा रही है। ऐसे में जनता को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मौजूद रहने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो भी करने वाले हैं। तो कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को, और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश इस बार छिंदवाड़ा को साधने की है। इसके पहले आपको याद होगा खुद मध्य प्रदेश के सीएम वहां पर पहुंचे थे, रोड शो वहां पर किया गया था। जेपी नड्डा वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं, आज जनसभा वहां पर कर चुके हैं और अब आज पहुंचने वाले हैं अमित शाह। छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित वहां पर करेंगे, क्योंकि पिछले चुनावों के रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट थी जो कि बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। तो इस बार कोशिश रहेगी बीजेपी किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा, कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बार बार छिंदवाड़ा के दौरे बीजेपी के तमाम दिग्गज कर रहे हैं और आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और एक तरफ छिंदवाड़ा में दहाड़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र के साकोली में रैली करने वाले अमित शाह शाम के 4 बजे साकोली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का भी चुनावी दंगल, क्योंकि यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहीं से आती है तो वो महाराष्ट्र है, 48 लोकसभा की सीटें। और ऐसे में महायुति की तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है और लगातार आप देखेंगे चाहे बीजेपी के दिग्गज हो या फिर एनडीए के जो बाकी के घटक दल हैं उसके बड़े चेहरे अलग अलग जगहों पर लगातार दौरे करते हुए, रैलियां करते हुए, और इसी कड़ी में साकोली में रैली में शामिल होने वाले अमित शाह शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे और यहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और अखबारों की बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव है, इजराइल का जहाज हाईजैक हुआ है, नया वॉर जोन एक तरीके से बन चुका है। ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के जहाज पर ईरान ने कब्जा कर लिया। ये जो कार्गो शिप था इसके बारे में जानकारी ये है कि वो मुंबई आ रहा था और उसी वक्त ये अटैक हुआ है। कार्गो शिप पर 17 भारतीय भी सवार। भारतीयों के रेस्क्यू के लिए जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। ईरान से संपर्क में है विदेश मंत्रालय। मेरे पास इस वक्त नवभारत टाइम्स और फ्रंट पेज में, और देखिए तमाम जो अखबार है उसने तो इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है। इजराइल से जुड़े शिप पर ईरान ने कब्जा किया, 17 भारतीय भी वहां पर सवार थे और जैसे ही जानकारी सामने आई केंद्र सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर के एक्टिव हो गई है। विदेश मंत्रालय लगातार उन तमाम लोगों को किस तरीके से रिहा किया जा सके इसको लेकर के ईरान के संपर्क में है। लेकिन कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जो वॉर फ्रंट है वो यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया है। और इसमें जो 2 बड़े देश हैं, एक तरफ इजराइल तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, आपको ये बताते चले कि एक लंबा अरसा बीत चुका है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब इजराइल और हमास के बीच जंग देखने को मिल रही है। लेकिन ईरान जो अभी तक शांत बैठा था, क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इससे पहले हिजबुल्लाह के जरिए वो जरूर अटैक करा रहा था, लेकिन अभी तक बैक ऑफ द डोर से वो सामने आ चुका है। और अब निशाने पर एक तरफ इजराइल की तरफ से ईरान की से जो जुड़ी तमाम चीजें हैं, तमाम जो इलाके हैं वो हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के शिप पर ईरान का कब्जा हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात और चिंता की बात है कि उस शिप में 17 भारतीय भी मौजूद थे। अच्छा प्रिया, इस बीच हेडलाइंस का अगर जिक्र करें तो भास्कर में भी बताया गया इस खबर को विस्तार से। और इस बीच इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि इजराइल के लोगों ने राशन जमा करना शुरू कर दिया है, बंकर सुधराने शुरू कर दिए हैं। इस बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट तक कर ली है। तो इजराइल पूरी तरीके से रिटेलिएशन मोड में और अपने आप को सिक्योर करके चल रहा है। और ये उसी का असर हम देख भी रहे हैं, जिस तरीके से ईरान ने 17 भारतीय वाला इजरायली जहाज़ को अगवा किया। और हर एक न्यूज़पेपर में आज फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, क्योंकि एनबीटी का जिक्र प्रिया की तरफ से किया गया। इसके अलावा दैनिक भास्कर में क्या खबर छपी है ये आपको
साक्षी बता रही हैं और दैनिक जागरण क्योंकि मेरे पास है। और देखिए फ्रंट पेज पर ये खबर है जिसमें कहा है कि किस तरीके से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के कमांडो दस्ते ने शनिवार को समुद्र के मध्य इजराइल के कंटेनर शिप को कब्जे में ले लिया है। इस जहाज के 25 सदस्य चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर बता दें आपको। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला हुआ है। मॉल में घुसकर आतंकियों ने यह अटैक किया है। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो सिडनी में जिस तरीके से देखिए खबर ये मिल रही है कि आतंकी हमला हुआ है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मॉल की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बाहर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों ने यहाँ पर खबर यह है कि ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसके बाद किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान वहाँ पर तैनात हो गए हैं और उसके बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। शायद पलक के पास कुछ जानकारी है। बिल्कुल, दरअसल इसमें जब कार्रवाई की गई, महिला पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंची। इस कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया, हमलावर जो था वो मारा गया है। हमले में 9 महीने के एक बच्चे सहित कुल 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एक पुलिस निरीक्षक ने हमलावर पर गोली चलाई थी जिससे वो मारा गया। मारे गए हमलावर की अभी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और ना ही हमले के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या रहा, क्यों इस तरीके से हमला वहां पर किया गया, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुक ने कहा है कि इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई और जल्द ही इस हमले के पीछे आखिर कौन था, कौन मास्टरमाइंड था, क्यों इस हमले को अंजाम दिया गया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब निकल कर आएंगे। ये हमला कल होता है करीबन 4:23 में भारतीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो 3:30 बजे का वो वक्त और मॉल निशाने पर था। 22 दिन में दूसरा हमला इसे बताया जा रहा है। हमलावर के शव को कब्जे में लेते हुए फिलहाल जाबाज महिला ऑफिसर की फोटोज भी सामने आ रही हैं और बड़ा ये हमला रहा और इस बीच 6 को मार डाला गया और 9 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया गया। हेडलाइन यहाँ पर भास्कर में दी गई। आगे बढ़ते हुए बात है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। लोगों को बस से उतारकर गोलियों से भून दिया गया। आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत बलूचिस्तान में हुई है। क्वेटा से ताफ्तान की ओर ये बस जा रही थी। अचानक से बस को रोका जाता है। बस को रोकने के बाद इन लोगों को बाहर निकाला जाता है, बंधक बनाया जाता है और उनके बाद गोलियों से भूनकर इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बार फिर से दहला देने वाली ये खबर, जहां पर बड़ा आतंकी हमला किया गया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी बयान दिया गया था, जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों को बस से उतारकर गोलियों से भूना गया। आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत। अधिकारी ने जानकारी इसमें दी है कि अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा से ताफ्तान जा रही बस को पहले रोका। जो उसमें पुरुष थे उनको बंदूक का डर दिखाकर अपहरण उनका किया, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। 9 पुरुषों के शव नजदीक पर्वतीय इलाके में एक पुल के पास से मिले हैं। घटना में मारे गए जो लोग थे वो पंजाब प्रांत के वजीराबाद, मंडी, बहुद्दीन और गुंजरावाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। कर्नाटक से ये कैफे ब्लास्ट से जुड़ा हुआ मामला है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, दोनों आरोपियों को एनआईए कोर्ट की पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, कोलकाता के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक मास्टरमाइंड इस पूरे हमले का है तो दूसरे हमले को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की टीम कई जगह पर इसके पहले दबिश दे चुकी है, छापेमारी उसके द्वारा की जा चुकी है और अब आरोपियों को दोनों को ही 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उनसे अब और पूछताछ होगी और हो सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे दोनों से पूछताछ में निकलकर सामने आए। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से चुनावी खबरों की बात कर लेंगे क्योंकि अखबार में तमाम हेडलाइन जो हैं वो इससे संबंधित दी गई हैं। योगी पहुंचे पहाड़ क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर कल यूपी के मुख्यमंत्री थे। हल्द्वानी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, कहा कि पहाड़ से पलायन रोकना धामी सरकार की प्राथमिकता है। तो आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा की सीटें आती हैं और सभी सीटों पर एक ही फेज में यानी कि पहले फेज में 19 अप्रैल को होने वाली है वोटिंग और इसी को लेकर के लगातार जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पीएम भी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े शहरों की तरफ से वहां पर किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके कोशिश है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और जो सबसे बड़ी और क्योंकि प्रीति आप भी पहाड़ से आती हैं, सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर वहां पर अक्सर पलायन को देखा जाता है और इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धामी सरकार की प्राथमिकता में है कि पलायन को कैसे रोका जाए। और देखिए क्योंकि हमारी सहयोगी महिमा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, वो उत्तराखंड में घूम रही है। उन्होंने खुद सीएम धामी से भी इस बात का जिक्र किया था। कहते हैं कि जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती क्योंकि पलायन हो जाता है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो ऐसे में वहाँ के लोग क्या करें, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो लोगों को वहाँ पर रोका जाए, पलायन ना हो। गाँव के गाँव सूने पड़े हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। इसी का जिक्र उन्होंने भी किया, लेकिन प्राथमिकता भी यही कि इसको रोका जाए। तो वहीं सीएम योगी का मुरादाबाद में विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। कहा कि हमारी सरकार में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं,
कांग्रेस सपा बसपा के एजेंडे में नहीं था विकास। तो देखिए सीएम योगी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, जिस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्कीम चलाई गई केंद्र सरकार की तरफ से कि मकान दिए जाएंगे गरीब लोगों को जिनके पास छत नहीं है रहने की, और ऐसे में बहुत सारे लाभान्वित लोग हैं जिनको फायदा मिला है। इसी बात का जिक्र किया गया कि हमारी सरकार ने लगातार काम किया है, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो फिर उनकी सरकारों में विकास नहीं हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड के साथ साथ में उनका उत्तर प्रदेश का भी दौरा रहा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। बाबा साहब का पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए ट्वीट किया गया है, अब से 15 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक सर्वश्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्व समावेशी भारत। तो ये उनका पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माता को नमन किया और कई बातों का जिक्र सीएम योगी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्व समावेशी भारत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति, भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त और अंत्योदय को समर्पित रहा अपना आपका पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रण में उतरी प्रियंका गांधी। रुड़की और रामनगर में जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया। तो लगातार हर पार्टी की तरफ से अब प्रचार प्रसार है वो जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने की अपील उनके द्वारा इस जनसभा में की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर मौजूद हैं प्रियंका गांधी। और ऐसे में आज जब वो संबोधित कर रही थी तो वहां पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका इस बार प्रयास होना चाहिए कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आए। विकास के वादे उनके द्वारा वहां पर किए गए। तो जहां बीजेपी एक तरफ जहां उत्तराखंड के बैक टू बैक दौरे कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहे। बीते दिनों आपको याद होगा खुद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे थे, और अब कांग्रेस भी वहां पर पूरा जोर लगाती हुई रुड़की में सभा को संबोधित प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के बाद कोयम्बटूर में बीजेपी ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। अन्ना मलाई के समर्थन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड शो यहां पर किया और अन्ना मलाई को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। और हमने देखा कि किस तरीके से अन्ना मलाई का पूरा जो राजनीतिक सफर है वो रहा है। पहले अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु की कुल जो 39 सीट हैं, पहले फेज में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और उसी दिन 19 अप्रैल को देश भर के 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु की सीटें जो हैं वो सबसे अधिक यहाँ पर इस फेज में नजर आएंगी, क्योंकि 39 सीटें तमिलनाडु की हैं और यहाँ पर एक चरण में ही यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। इसको लेकर के लगातार जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यहाँ पर रोड शो किया गया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्ना मलाई, जिनके समर्थन में वहाँ पर ये रोड शो हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की कैसे दक्षिण में बीजेपी को मजबूत किया जा सके। आपको याद होगा कि कल ही वो तस्वीर सामने आई थी जब कन्याकुमारी में गृह मंत्री का रोड शो हुआ। तो वहीं कोयम्बटूर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वहां पर दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का ऐलान सामने आया, हम नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई है, राज ठाकरे की तरफ से कहा गया। और पहले भी राज ठाकरे ने क्योंकि ये कहा था, आपने एक रैली में उनको सुना होगा कि हम बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो काम किए गए हैं, राम मंदिर निर्माण किया गया है, 500 सालों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ, जो संघर्ष था वो खत्म हुआ। और इसके लिए कहीं ना कहीं बिना किसी शर्त के हम बीजेपी को समर्थन देंगे। यानी कि आप देखिए जो वोट बैंक है वो सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, मुंबई से मिल रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये फायरिंग हुई है। सुबह 4:50 पर बदमाशों ने फायरिंग की है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है और हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आप बात करेंगे, बार बार सलमान खान को धमकी दी जाती रही है। और अब जब सुबह सुबह सोचिए 4:50 पर उनके घर के बाहर फायरिंग होती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, कौन इसके पीछे है। और अभी फिलहाल कोई रिएक्शन इस पूरे मामले में देखते हैं कि सलमान खान का क्या कोई स्टेटमेंट इस पूरे केस में सामने आता है। प्रिया, बिल्कुल, क्योंकि जानकारी ये मिली है प्रिया कि 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर यहां पर आए थे।
फिलहाल जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना सुबह 4:55 की है। पुलिस पूरी घटना की जांच में फिलहाल जुटी हुई है, जिसका जिक्र आप कर रही हैं क्योंकि बार बार सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उनकी तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। एक टेलीविजन इंटरव्यू भी आपको याद होगा जब खुलेआम उनके द्वारा कहा गया था उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, सलमान खान को मारना। तो लगातार अब पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है। धमकी भरा ईमेल आपको याद होगा पिछले दिनों सामने आया था टाइगर 3 के अभिनेता के पास। फिलहाल Y+ सुरक्षा उनके पास है। हालांकि आपको जानकारी ये दे दें कि सलमान खान के ऑफिस में एक धमकी भरा ईमेल भी बीते दिनों भेजा गया था। सलमान खान के करीबी हैं प्रशांत, उनको ये धमकी भरा ईमेल मिला था और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तमाम जानकारी के साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है पुलिस के द्वारा? कोई स्टेटमेंट अगर इस पूरे मामले में आया हो फिलहाल? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल पूरी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई। लेकिन हाँ, पुलिस जरूर इस मामले में कंफर्म किया है कि उनके घर के बाहर यानी जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है बांद्रा में, वहाँ पर फायरिंग हुई है, बाहर फायरिंग चुकी हुई है। हालांकि किसी को यानी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जो सही कहा आपने कि पहले धमकी भरे ईमेल आए थे और उसके बाद धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। उनके पिता सलीम खान को चिट्ठी मिली जहाँ पे टहलने जाते हैं, यानी उस जगह पे रखा हुआ था। तो कई दिनों से लगातार चल रहा था कि कई महीनों से कहें या पिछले साल से उन्हें सिक्योरिटी भी बाकायदा मिली हुई है। सलमान खान को मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है। लगातार जब भी ऐसी खबरें आती हैं और जानकारी पुलिस को मिलती है, उसके बाद लगातार पुलिस उनकी सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू करती रहती है। लेकिन ये अभिषेक, दो चीजों पर क्लैरिटी दीजिएगा। एक तो ये कि जब ये घटना घटी तो क्या सलमान खान अपने फ्लैट में मौजूद है, अपार्टमेंट में मौजूद है? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि काले हिरण शिकार मामले के बाद कई संगठनों के वो निशाने पर आ गए थे। लॉरेंस बिश्नोई तो खुले मंच से कई मर्तबा वो इस बात का जिक्र कर चुका है कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य सलमान खान को खत्म करना है। तो क्या उसका हाथ इसके पीछे हो सकता है या फिर कोई दूसरा पहलू भी? बिल्कुल। देखिए, एक बात जरूर कहूंगा अभी कि इस पूरे मामले अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि सलमान खान घर पर थे या नहीं थे, क्योंकि इस मामले पर पुलिस ने अब तक जानकारी नहीं दी है। जरूर इस पूरे मामले पर पुष्टि होने के बाद जरूर सबसे पहले भारत 24 जरूर बताएगा कि सलमान खान घर पर थे या नहीं। लेकिन दूसरी बात कि एक बात सच है कि देखिए, इस बात अभी तक ये भी पुष्टि नहीं हो पाएगी क्या यह बिश्नोई की तरफ से ही यह फायरिंग करवाई गई है, कोई फायरिंग करने वाला कोई और अज्ञात है, शख्स है। इन तमाम चीजों पर अब तक पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नजरें लगातार इस पूरे मामले के ऊपर हमारी बनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि हिमाचल, गुजरात, ओडिशा के 16 कुल मिलाकर उम्मीदवारों को कांग्रेस ने फाइनल किया है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम इसमें शामिल है। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 16 उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की गई है, जिसमें चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 16 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। इसमें चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया, जबकि मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। कांग्रेस की बैठक उम्मीदवारों पर मंथन होने वाला है। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन इसमें हुआ, हिमाचल और बिहार पर भी चर्चा हुई और अब उम्मीद है कि जल्दी ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से मंथन लगातार चल रहा था कुछ प्रदेशों को लेकर, जिसमें पंजाब का नाम है, हरियाणा का नाम है। इन पर पेच जहां जहां फंसे हुए थे उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल और बिहार में भी चर्चा हुई है, बिहार के नामों पर चर्चा हुई है और अब उम्मीद है कि जल्द एक और लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात होती तो कई सारी सीटें हैं, 4 सीटें हैं, लेकिन इसमें मंडी पर सबके निगाहें हैं। और यहाँ पर चुनावी अभियान में जिस तरीके से साक्षी इस बात का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर विक्रमादित्य कांग्रेस के कैंडिडेट बने हैं, तो वहीं उनका मुकाबला जो हो रहा है वो बीजेपी की जो प्रत्याशी है कंगना, उनसे हो रहा है। उन्होंने अपना यहाँ पर जलवा दिखाया, पहाड़ी गीतों पर जमकर वो थिरकी। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, समर्थकों में जोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है और ये जो उनका अंदाज है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ के इस दंगल में लगातार कंगना रनौत, क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जब से उनके नाम को अनाउंस किया गया, लगातार वो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, जन समर्थन की अपील कर रही हैं और इसी दौरान ये वीडियो भी सामने आया। बिल्कुल, यानी कि एक अलग जलवा कंगना रनौत का इस चुनावी अभियान में नजर आ रहा है। तो वहीं मंडी का चुनाव हुआ काफी ज्यादा दिलचस्प, आपको ये जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कंगना रनौत लगातार यहाँ पर एक के बाद एक रैलियां कर रही है और विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि उनके अगेंस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया है और इसीलिए कहा जा रहा है
के चुनाव काफी दिलचस्प है। कांग्रेस सीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, यानी कि काफी ज्यादा टाइट फाइट अब मंडी में देखने के लिए मिलेगी। विक्रमादित्य को अगर आप देखेंगे वो एक के बाद एक हमले सीधा सीधा कंगना रनौत पर करते आए हैं। काफी बयान उनकी तरफ से ऐसे दिए गए, जिसके बाद कंगना की तरफ से भी पलटवार किया गया और जवाब विक्रमादित्य को दिया गया। लेकिन विक्रमादित्य के अगर आप देखेंगे, विक्रमादित्य के अगर आप देखेंगे उनकी अलग एक फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ कंगना रनौत उनके सामने है और कंगना रनौत के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुकाबला वो काफी दिलचस्प है। साक्षी, बिल्कुल मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प और इस बीच लगातार इसी के साथ में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।